देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अभिनव भारत की खोज ओशो की एक पुस्तक है और उस पर हम विचार करेंगे। तो उस पुस्तक के ये अंश हैं और इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। अभिनव धर्म, नए समाज की खोज, स्वस्थ भारत का मार्ग, स्वस्थ राजनीति, क्या कहे इस देश की जनसंख्या विस्फोट, गरीबी और समाजवाद। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे ओशो ने खुलकर बोला है। और आज तक जितने भी राजनेता हुए, जो भी पॉलिटिशियन हुए हैं, हर किसी ने ओशो की बातों को स्वीकार किया है और ओशो के ही शब्दों को बोला है। भले ही वो ओशो को खुलकर सामने नहीं ला सके, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उनकी राजनीति से मैं ओशो को निकाल दूं तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो चलो, हमने इन चीज़ों पर तो बहस नहीं करनी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो अभिनव धर्म है, पहले तो ओशो कहते हैं कि भारत में राजनीति और धर्म दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जहाँ धर्म होगा वहीं राजनीति होगी और जहाँ राजनीति होगी वहीं धर्म होगा। मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उन वीडियो को बना के पढ़ने का जो अनुभव मैंने किया वो मुझे लगा कि नहीं, अब मैंने निष्कर्ष निकालना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि धर्म और राजनीति हिंदुस्तान में पैरेलल चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। और जब वो साथ साथ चलती हैं तो क्या होता है, हम बुद्ध के टाइम से लेकर चलते हैं। सम्राट अशोक था, अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। और जब अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया तो ये आप ये लगा के चलो कि बुद्धिज़्म कहाँ नहीं था। यूनान तक, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब बुद्धिस्ट एरिया रहा है। और उनके अपनाने के बाद फिर पुष्यमित्र शुंग आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए और विक्रमादित्य आए। विक्रमादित्य ने हिंदू धर्म का बिगुल बजाया, तो उसके बाद हिंदू धर्म सब जगह फैला। हालांकि इन दोनों धर्मों में कोई फ़र्क नहीं है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। कुछ पाखंडी लोगों ने इन धर्मों में फ़र्क किया और वो फ़र्क जो बुद्धि के लेवल पर जीने वाले हैं, जो हृदय के लेवल पर जीने वाले हैं, जो समाज को समझने वाले हैं, जो देश और मिट्टी की इज्जत करने वाले लोग हैं, वो इस फ़र्क को नहीं समझेंगे। कुछ अज्ञानी लोगों ने उन दोनों धर्मों में भेद करके और ये षड्यंत्र रचा। चलो, हम उस बात पे नहीं जाते। बात ये है कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है। ओशो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में धर्म और राजनीति साथ साथ चलेगी, वो मिट नहीं सकती। और यहाँ पे कोई क्रांति भी नहीं हो सकती। जैसे रूस में क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, ऐसी क्रांति हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म और जाति बीच में आ जाएगी और जो क्रांति जो चाहिए इस देश को वो नहीं हो सकती। ये ओशो ने निष्कर्ष किया है। दूसरा बताया गरीबी और समाजवाद। समाजवाद का मतलब तो भाईचारा ही है, लेकिन गरीबी कैसे आई? ओशो बताते हैं गरीबी आई जनसंख्या से। अब जनसंख्या का कारण क्या रहा? ओशो कहते हैं कि जनसंख्या का कुल कारण ये है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं, उनको जीवन जीने का कोई साधन नहीं। और जो साधन है वो सिर्फ एक ही साधन है, वो बेचारा हार थक के आता है और वो अपने 20 बच्चों के पास रहता है और जाने अनजाने में जो भूल होती है वो बच्चे पैदा किए जा रहा है। इसलिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और जनसंख्या विस्फोट के कारण इस देश में गरीबी हुई और गरीबी ने सत्यानाश किया इस देश का।
और आज तो देखो मेरे कई ऐसे साथी हैं। उससे पहले कि मैं बात बताऊं, मेरी जो माँ है वो 13 भाई बहन थे, और 13 भाई बहन थे, और मेरे जो पिताजी थे वो 5 भाई बहन थे, और हम जो थे हम भी 5 भाई बहन हैं। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है वो डिक्रीज होने जा रही है, केवल एक भाई और एक बहन है। और मेरे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने यही फैसला किया कि एक बेटा हो या एक बेटी हो, उसी पे हमने क्लोज कर देना। देखो ये समझ, उन्होंने कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ी और कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने देख लिया जीवन के रहस्य को कि भाई एक पशुओं की तरह औलाद पैदा करने का कोई औचित्य नहीं जब तक हम औलाद को सही रास्ते पे, सही मार्ग पे नहीं लेके जाएंगे। और जब एक, वो कहते हैं ना कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो अगर एक बच्चा है और उसको हम उचित जो शिक्षा, जो प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन अगर हम उसको दे पाएँ तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तो ओशो इसी बात को कहते हैं, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण गरीबी हुई और समाजवाद फैल नहीं पाया, क्योंकि गरीबी में कभी भी समाजवाद नहीं पनपता। क्या कहें इस देश की, ओशो कहते हैं कि इस देश के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा भाईचारा भी नहीं है, भारत जैसा प्रेम भी नहीं है। भले ही दुनिया ये कहे, हम लोग ये समझे कि हम जाति और धर्म में बटे हुए हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली देखेंगे तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी है हमारा। हम इस जाति विशेष से कहीं ना कहीं ऊपर भी है। जब किसी को ये चुभता है कि भाई इस आदमी की मदद करनी चाहिए, ये बच्चा आगे उभारना चाहिए, ये बच्चा पढ़ सकता है, तो वहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं देखता। बाबा साहब अम्बेडकर को भी महाराणा जो बड़ौदा के महाराज थे उन्होंने स्कॉलरशिप देकर भेजा, अगर वो जाति देखते तो नहीं उनको भेजते। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने राजा बना दिया, अगर वो ये जाति देखते तो कभी भी चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाते, जबकि वो तो चाणक्य तो एक विद्वान थे, लेकिन और ब्राह्मण भी थे उस टाइम पे, तो कितना कास्टिज्म रहा होगा, कितना जातिवाद रहा होगा। लेकिन चाणक्य ने एक ही बात देखी थी कि पोटेंशियलिटी है, एक संभावना है इस बच्चे में और ये राजा बन सकता है। तो उस संभावना के कारण ही चाणक्य ने अपने साथियों का, अपने जो उनके साथी ब्राह्मण थे उनका भी विरोध सहन किया, उनकी भी गालियाँ सुनी, लेकिन एक पोटेंशियलिटी, एक संभावना को राजा बनाया। तो जातिवाद है इस देश में, मैं मानता हूँ, लेकिन समाजवाद भी है, प्रेम भी है, भाईचारा भी है और बहुत कुछ करता भी है, ऐसी बात नहीं। इसीलिए उसको कहते क्या कहे इस देश की, मतलब इस देश की गरिमा को कहा नहीं जा सकता, इस देश की जो ऊर्जा है उसके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं नए समाज की खोज। उसको कहते हैं कि नए समाज की खोज कैसे हो, इस बारे में वो बताते हैं कि देखो, राजनीति में जितने शुद्ध लोग आएंगे, जितनी विशुद्ध राजनीति होगी, उतना ही देश का तंत्र सुधरेगा, भाईचारा, प्रेम, समाज में अच्छाई फैलेगी। और जितने गंदे लोग राजनीति में रहेंगे उतनी गंदगी हर जगह फैलेगी। तो ओशो कहते हैं कि भाई जो राजनीति है वो समाज का एक दृष्टिकोण है, समाज का एक आईना है। यानी अगर राजनीति में शुद्धता है तो समाज में भी शुद्धता है, देश में भी शुद्धता है। और अगर राजनीति अशुद्ध है तो हर जगह अशुद्ध है, हर जगह गंदगी है। तो बहुत सारी रुकावटें हैं अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये देश धीरे धीरे समझ रहा है इन बातों को, और हम बहुत जल्दी उन ऊंचाइयों को छू लेंगे और इन चीज़ों से उभर जाएंगे, और बहुत जल्दी हम भारत को उस आसमां पर लेकर जाएंगे और कलाम साहब का सपना पूरा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको मेरा नमस्कार।